नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत प्री कम मेंस का जो सीरीज चल रही है, इसका पाठ्यक्रम कंप्लीट कराने की, इसके अंतर्गत तीसरे प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी के इकाई 1 में ध्वनि संबंधी टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम कार्यबल, ऊर्जा, इकाई और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ध्वनि से संबंधित दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तरंग एवं तरंग संचरण पढ़ चुके हैं। यांत्रिक तरंग हो गया है। ध्वनि और तरंग गति के अंतर्गत यांत्रिक तरंगों के प्रकार अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, तरंगों के गुणधर्म, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सारी चीजें हो चुकी है। ध्वनि की चाल भी हो चुकी है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनियां हो चुकी है। श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, परश्रव्य ध्वनि, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ध्वनि की तीव्रता हो चुकी है। ठीक है, आज के टॉपिक में आज की जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, प्रतिध्वनि अनुरणन, और ये है ध्वनि का व्यतिकरण, सोनार, रडार। ठीक है, सोनार तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रडार। और विद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधित हम अन्य जो जानकारियां हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दर्श प्रकाश, अवरक किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, इन सारी चीजों के बारे में एक एक डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, जो कि हमें पाठ्यक्रम संबंधित हमको जानकारी लेना है। ठीक, पाठ्यक्रम संबंधित ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा एमपीपीएससी 2020 का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। ये यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र से लेके षष्ठ प्रश्न पत्र। ठीक है, पूरे 6 जो पेपर है, 1 2 3 4 5 6 पेपर कंप्लीट यहाँ पे कराए जाएंगे। अभी जो प्रथम प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है और दूसरे प्रश्न पत्र चल रहा है मिस्टर अरविंद सोलंकी सर द्वारा, जो इस चैनल के फाउंडर है। और जो तीसरा प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो तीसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन 3। ठीक है, जीएस पेपर 3 ये जो है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी है, जो हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में हम इसे दे सकते हैं। जो 300 अंक का है, 3 घंटे की अवधि इसको कंप्लीट करने की, वो करवाया जा रहा है मेरे द्वारा कवर। ठीक है, तो जो GS3 है, ये इसके सारे जो लेक्चर है वो आपको मेरे द्वारा कवर कराए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से संबंधित यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें हमारे चैनल पे। और यदि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो करें, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि सारा सिलेबस यहाँ पे एक एक करके सारे प्रश्न पत्र के अनुसार यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। प्रगामी तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रगामी तरंगे यानी प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है? प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जिसके कारण इसके साथ ऊर्जा एवं संवेग का प्रवाह होता है। ठीक है, प्रगामी तरंगे क्या होती है? किसी माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जिसके कारण इसके साथ ऊर्जा एवं संवेग में का प्रवाह होता है। ठीक है, प्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं। जो प्रगामी तरंगे होती हैं उसमें माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं तथा इनके कंपन तथा आयाम समान होते हैं। इनके कंपन और आयाम समान होते हैं प्रगामी तरंगों के। 2 पॉइंट हम इसके बारे में देख चुके हैं और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हम इसके बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रगामी तरंगों के बारे में। तीसरा है यहाँ पे, किसी भी क्षण प्रगामी तरंग के संचरण के कारण एक कण से दूसरे कण की कला लगातार बदलते रहती है। ठीक है, किसी भी क्षण प्रगामी तरंग के संचरण के कारण एक कण से दूसरे कण, एक कण है या दूसरे कण, ठीक है, इन दोनों कणों के बीच की कला लगातार बदलते रहती है। ठीक, प्रगामी तरंगों के सभी कण एक साथ विरामावस्था में नहीं होते हैं। प्रगामी तरंगों के सभी कण एक साथ विरामावस्था में नहीं होते हैं। 5वीं कंडीशन क्या है? अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में
माध्यम के सभी कण दाब व घनत्व परिवर्तन की समान अवस्थाओं से गुजरते हैं। यदि यहाँ पे जो प्रगामी तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण दाब व घनत्व परिवर्तन, दाब एवं घनत्व में परिवर्तन होगा, तो उसमें दाब एवं घनत्व परिवर्तन की समान अवस्था से गुजरेंगे। ठीक है। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में, अब हमने यहाँ बात की अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों की, अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों की। तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में तरंग शीर्ष, एक मिनट ये मिटा दो, जो तरंग है शीर्ष तथा तरंग गर्त, ठीक है, तरंग शीर्ष तथा तरंग गर्त एवं अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन केंद्र एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में जो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे होगी उसमें तरंग शीर्ष तरंग गर्त, ठीक है, ये इस प्रकार से होती है अनुप्रस्थ में ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे शीर्ष गर्त, ठीक है, तरंग शीर्ष तरंग गर्त, ठीक है, ये दो कंडीशन होती है, तरंग शीर्ष एवं तरंग गर्त एवं अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन केंद्र एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। जो संपीड़न और विरलन केंद्र जो इसका होगा वो क्या करते हैं, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। संपीड़न और विरलन केंद्र, संपीड़न और विरलन केंद्र, ठीक है, संपीड़न और विरलन केंद्र आपको पता है कि संपीड़न और विरलन केंद्र क्या होते हैं। जब हमने देखे थे वहां पे अनुदैर्ध्य तरंगों में ये संपीड़ित और विरलित, ठीक है, ये पास पास में थी चीजें, ये संपीड़ित यानी पास पास में, ठीक है, संपीड़न ये हुई, फिर यहाँ पे विरलन हुआ, संपीड़न हुआ, ये ध्वनि के जब संचरण होता है तब ये कंडीशन बनती है किसमें, अनुदैर्ध्य तरंग में। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा हो, चलिए मैं आपको उस वाली स्लाइड में लेकर चलता हूँ। उस वाली स्लाइड कहाँ की वाली, जहाँ पे हो रही थी, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये संपीड़न और विरलन केंद्र, ठीक है, ये संपीड़न यहाँ पे अधिक मतलब पास पास में घनत्व अधिक है, और ये विरलन है, ठीक है, यहाँ पे फैल गई चीजें, ठीक है, ये संपीड़ित हो गई है, ये फैल गई है, ये संपीड़ित हो गई यहाँ पे, और ये फैल गई है, संपीड़ित हो गई है, और ये फैल गई है, ये संपीड़ित हो गई है, ये फैल गई, ठीक है। इस प्रकार ये इनका जो केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगों संबंधित। अब वाले इसमें चलिए, उसमें देखिए, एक मिनट कहाँ गया, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये संपीड़न और विरलन केंद्र, यहाँ पे इसी की बात हो रही है, संपीड़न और विरलन केंद्र जो है एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसको एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तो आपको जो मैंने पिछली स्लाइड में ले आकर बताया और यहाँ पे जो बताया वो एक साथ आया है। ठीक है। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में तरंग शीर्ष तथा तरंग गर्त एवं अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन केंद्र, ठीक है। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों और अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों दोनों कंडीशन बात हो रही है। शीर्ष तथा गर्त और अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों के बारे में बात करें तो संपीड़न व विरलन केंद्र एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया हूँ। ठीक है, प्रगामी तरंगों संबंधित। अब है अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे यानी स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स का हम यहाँ पे देखें अभी थोड़ा सा। अप्रगामी तरंग यानी स्टैंडिंग वेव्स का हम यहाँ पे और देख चुके हैं, और देखते हैं यहाँ पे हम इस वाले टॉपिक में अप्रगामी तरंगों के बारे में। अप्रगामी तरंगे दो सीमाओं के बीच स्थिर रहते हुए फैलती और सिकुड़ती है। ठीक है, दो सीमाओं के बीच ये बाउंडेड मीडियम था, ये गोल हो सकता है या इस प्रकार कुछ हो सकता है, ये क्या था, बाउंडेड मीडियम। ठीक है। अप्रगामी तरंगे दो सीमाओं के बीच स्थिर रहते हुए फैलती और सिकुड़ती है तथा इनके साथ ऊर्जा और संवेग का प्रवाह नहीं होता है। प्रगामी तरंगों में क्या हो रहा था, ऊर्जा और संवेग का प्रवाह हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अप्रगामी तरंगों में क्या हो रहा है, ये दो सीमाओं के बीच स्थिर रहते हुए फैल रही है और सिकुड़ रही है, लेकिन
इनके साथ ऊर्जा और संवेग का प्रवाह नहीं होता। ये अप्रगामी तरंगों के अंतर्गत ये चीजें हैं, यानी स्टैंडिंग वेव से संबंधित ये चीजें। ठीक है, अप्रगामी तरंगों के बारे में और चीजें हम देखते हैं। अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों नोड्स को छोड़कर, नोट्स हमने देखा था, नोट्स हम पढ़ चुके हैं, नोट्स को छोड़कर सभी कण कंपन करते हैं, किंतु कंपन के आयाम समान नहीं होते हैं। नोट्स को छोड़कर, नोट्स यहाँ पे देखिए, ये नोड है, ठीक है, ये नोड, ये नोड, ठीक है, इनको छोड़ के सभी कण यहाँ पे कंपन करते हैं, किंतु कंपन के आयाम यहाँ पे समान नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको, ये पॉइंट्स के फॉर्म पे दिए गए, ये आपको जब आप लिखेंगे, जब आप अपना उत्तर लेखन करेंगे तो आपको ये बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में आप अधिक चीज़ें आप वहाँ पे कवर कर पाएंगे। ये पॉइंट्स के फॉर्म पे इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप इसके नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे आई होप। और यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्क्राइब में जो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आप कई बार बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अंकों का जो अंतर है उसके अनुसार यहाँ पे बताते चलिए। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जो 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में क्या आएगी, परिभाषा आएगी। अप्रगामी तरंगों संबंधित यदि मैं बात करूँ तो 3 नंबर में परिभाषा आएगी। 5 और 11 नंबर की जब हम बात करते हैं, 3 नंबर परिभाषा के आसपास जो एकदम जो वन लाइनर होती है वो चीज़ें आएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर हम परिभाषा उसमें लेते हैं। ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद जब 5 और 11 अंक में जब हम जाएंगे, ठीक है, 5 और 11 अंक में जाएंगे तो 11 अंक वाले के हिसाब से हम ये पूरे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं 11 अंक के हिसाब से। तो 11 अंक के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिस्क्राइब में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वालिटी है कि आपको 5 नंबर वाले में कितने पॉइंट शामिल कर रहे हैं और किस तरीके से शामिल कर रहे हैं, कम शब्दों में आप किस तरह अच्छा उत्तर लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। और इसके लिए आपको उत्तर लिखने प्रयास करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्तर लेखन विशेष। ठीक है, उत्तर लेखन विशेष टेलीग्राम चैनल है। SSW एजुकेशन यानी सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन का ये चैनल नहीं, सॉरी, ये ग्रुप है। ठीक है, ये उत्तर लेखन का एक ग्रुप है, तो आप वहाँ से कनेक्ट होगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको लिखने के तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ हिंट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं और कई सारे हमें और भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो इस प्रकार यदि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी समय यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, हालांकि हिंट मैं आपको कर दे रहा हूँ, हिंट आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में खांचे बन जाए किस प्रकार से चीज़ें कैसे कैसे होती है। ठीक है, 5 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आई होप आपको जो भी डाउट्स है वो अभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी जो रहेंगे हम उत्तर लेखन ग्रुप है वहाँ पे कर लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, 2 क्रमागत निस्पंदों के बीच। ठीक है, 2 क्रमागत निस्पंदों के बीच स्थित कण समान कला में कंपन करते हैं तथा निस्पंदों के दोनों ओर स्थित कण विपरीत कलाओं में कंपन करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 क्रमागत निस्पंद जब रहेंगे, ठीक है, 2 क्रमागत यानी पास कॉन्सेक्यूटिव। ठीक है, 2 क्रमागत निस्पंद के बीच स्थित कण, उन दोनों के बीच जो स्थित कण रहेंगे समान कला में कंपन करेंगे। ठीक, तथा निस्पंदों के दोनों ओर स्थित कण विपरीत कलाओं में कंपन करते हैं, दोनों ओर स्थित। ठीक है, और उसके बीच स्थित निस्पंदों के बीच स्थित कण समान कला और समान कला में कंपन करेंगे, लेकिन निस्पंदों के दोनों ओर स्थित जो कण रहेंगे वो विपरीत कलाओं में कंपन करेंगे। तीसरा है, अप्रगामी तरंगों में एक आवर्तकाल में 2 बार सभी कण विराम अवस्था से गुजरते हैं। अप्रगामी जो तरंगे है इसमें एक आवर्तकाल में 2 बार सभी कण विराम अवस्था से गुजरते हैं। चौथा पॉइंट है, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों पर दाब व घनत्व परिवर्तन अधिकतम तथा प्रस्पंदों पर न्यूनतम होता है। किस पे होता है? जो अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे उसमें निस्पंदों पर दाब व घनत्व परिवर्तन, इस पे अनुदैर्ध्य तरंगों में निस्पंदों पर दाब व घनत्व परिवर्तन अधिकतम तथा प्रस्पंदों पर न्यूनतम होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग में स्रंग व गर्त तथा अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन केंद्र नियत बिंदु पर एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं तथा आगे नहीं बढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, इससे पहले हम प्रगामी तरंगों के बारे में ये देख चुके हैं। ये कंडीशन यहाँ पे अलग तरीके से दी गई है। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग में श्रृंग व गर्त, ठीक है, ये दो चीजें होती है ना। एक श्रृंग व गर्त किस में होती है? अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ जब तरंगे हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे ये देखा था, श्रृंग व गर्त होते हैं उसमें, श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त, ठीक है, इस प्रकार चीजें होती है। तथा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ये चीजें यहाँ पे होती है। किसमें? अनुदैर्ध्य जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है उसमें। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग में श्रृंग व गर्त तथा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन केंद्र, एक विरलन केंद्र नियत बिंदु पर एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं। नियत बिंदु पर एकांतर क्रम, एकांतर एक को छोड़ के, ऐसा इस प्रकार एकांतर होता ना, एकांतर, एक का अंतर छोड़ के, एक का अंतर छोड़ के इस क्रम में उत्पन्न होते तथा आगे नहीं बढ़ते हैं। ये आगे नहीं बढ़ते हैं, ये जो केंद्र होते हैं इसमें, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था? प्रगामी तरंगों में ये निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसमें अंतर भी हो गया और इसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन और जो अन्य चीजें हमने विस्तार से यहाँ पे पढ़ चुके हैं अप्रगामी तरंगों के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं तरंगों के प्रकार के बारे में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कौन से टॉपिक तक हम पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ वेव्स, यांत्रिक तरंगे, हम अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे तरंगों के प्रकार में विद्युत चुंबकीय तरंगे। यदि आप इसका वो देखिए, सिलेबस देखिए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये कौन से इसमें गए थे हम? 242, एक मिनट, काफी ऊपर है। ये देखिए पहले पेज में सिलेबस देखिए, यहाँ पे ध्वनि संबंधित ये चीजें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा है, प्रसार का माध्यम, श्रव्य अश्रव्य ध्वनि, शोर संगीत, ठीक है। शोर और संगीत में क्या फर्क है मैं आपको यही बता देता हूँ। शोर जो होता है कानों में अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, संगीत प्रिय ध्वनि संगीत कहलाएगी, ठीक है। कानों में जो हमारे कानों में प्रिय ध्वनि वो संगीत कहलाएगी। ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। ध्वनि संबंधी शब्दावली, आयाम, तरंग लंबाई, कंपन की आवृत्ति, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम तरंग गति तथा ध्वनि पढ़ रहे, तो तरंग में एक टॉपिक ये भी आ जा रहा है। 245 हम कहाँ पे थे? नीचे चलिए, हाँ ये देखिए तरंगों के प्रकार में हम एक चीज और ये पढ़ रहे हैं, यांत्रिक तरंगों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जो विस्तार से हम पढ़ रहे हैं उसमें देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे ये हम कंप्लीट कर चुके हैं उससे संबंधित। और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में इससे पहले जो टॉपिक्स कवर हुए हैं, किसमें हुए कवर? वो हुए हैं पेपर 1 के भाग 2 में, जो भूगोल वाला जो पोर्शन है, भूगोल में इकाई 5 यूनिट 5 में यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी भूगोल की आधुनिक जो तकनीक है उसके अंतर्गत ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और तरंगों संबंधित चीजें यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा तरंगे, एक्स तरंगे, गामा किरणें, एक्स रेस, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो किरणें, इन सब के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। विद्युत चुंबकीय तरंगे, सबसे पहले देखते हैं ये होती क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र से संबंधित होती है, ठीक है। विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र संबंधित होती है, ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यदि आपको 3 नंबर पूछा है तो आप ये लिख सकते हैं, ये कोई मतलब गलत नहीं होगी ये परिभाषा, ये परिभाषा एकदम सही है। वे तरंगे जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र संबंधित होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब यहाँ पे और परिभाषा हम देखते हैं। वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर सकती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, ठीक। ये निर्वात में भी संचरण कर सकती है,
ये विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे कहलाएगी। जैसे प्रकाश तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का परास 10 की घात ऋण 14 मीटर से लेके 10 की घात 8 मीटर तक होता है। इसी परास के मध्य विभिन्न तरंगे पाई जाती है, ठीक है। इस परास कौन से कितना कहाँ से होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों का परास? 10 की घात ऋण 14 मीटर से लेके 10 की घात 8 मीटर इसके बीच होती है, ठीक है। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम कहलाता है, ठीक है। यदि हम इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य के हिसाब से क्रम यदि जमाएं तो इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य के क्रम में इसका वर्गीकरण करें तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम बोलेंगे वर्णक्रम, ठीक है। तरंगदैर्घ्य के हिसाब से क्रम जमाएं, क्रम का वर्गीकरण करें तो ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहलाता है। ये देखते हैं, यदि विभिन्न गुणधर्म वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक विशेष क्रम में रखा जाए तो इस अनुक्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? ये देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यदि विभिन्न गुणधर्म वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी अन्य विभिन्न प्रकार के गुणधर्म वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर, किसके आधार पर? एक आवृत्ति और दूसरा है तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक विशेष क्रम में रखे या विशेष क्रम में रखा जाए तो इस अनुक्रम को हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। घटती आवृत्ति और बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम व गुण निम्नलिखित है। ये कौन सा क्रम चल रहा है यहाँ पे? घटती आवृत्ति और बढ़ते तरंगदैर्घ्य के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे जो तरंगे हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। गामा तरंगे यानी गैमा रेस, इन तरंगों की खोज 1896 में हेनरी बेकुलर, ये वैज्ञानिक है, 1896 में हेनरी बेकुलर ने किया था। इन तरंगों की आवृत्ति 10 की घात 20 हर्ट्ज से लेके 10 की घात 18 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य 10 की घात ऋण 14 मीटर से लेके 10 की घात ऋण 10 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे किस कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं? यहाँ पे देखिए, घटती आवृत्ति और बढ़ते तरंगदैर्घ्य। ये घटती आवृत्ति घट रही है 10 की घात 20 से 10 की घात 18 आवृत्ति घट रही है और तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है 10 की घात ऋण 14 मीटर से 10 की घात ऋण 10 मीटर। तो इस प्रकार हम इस बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। घटती आवृत्ति और बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार में परिवर्तन होता है। उत्पत्ति हम देखते हैं, ठीक है। उत्पत्ति, इन विकिरणों की उत्पत्ति नाभिकीय अभिक्रियाओं से होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि ये किरणें स्वतः ही उत्सर्जित करते हैं। जो गैमा रेस होती है किससे निकलती है? रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम और रेडियम, ठीक है, इनसे स्वतः ही उत्सर्जित ये होती है। इसके गुण देखते हैं गैमा किरणों के। तो ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है। दूसरा है ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है। तीसरा है इनकी किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। चौथा है कि ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। इसके इन गुणों के अनुसार इसका उपयोग हम देखेंगे। इसका उपयोग क्या? कैंसर के इलाज में हम करते हैं इसका उपयोग, ठीक। गैमा रेस का अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में गैमा रेस का उपयोग होता है। जो कोशिकाएं हमारे शरीर में अवांछित होती है यानी इनकी आवश्यकता नहीं होती है और वो शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो उनको अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में हम गैमा रेस का उपयोग करते हैं। नाभिक की संरचना का पता लगाने में हम इसका उपयोग करते हैं गैमा रेस का, ठीक है। एक्स किरणें, एक्स रेस, इन तरंगों की खोज 1895 में रोंटजन ने की थी। रोंटजन, ठीक है, 1895 में की थी। इन तरंगों की आवृत्ति 10 की घात 18 हर्ट्ज से लेके 10 की घात 16 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य 10 की घात ऋण 10 मीटर से 10 की घात ऋण 8 मीटर होती है, ठीक है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ये परास होता है इनका। इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। धात्विय लक्ष्य यानी भारी तत्व पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार से ये किरण उत्पन्न होती है।
किससे होती है? उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार किसमें करते हैं? भारी तत्व में करते हैं, तब एक्स किरणें उत्पन्न होती है, एक्स रेज। ये किरणें, इसके गुण हम देखते हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है, एक्स किरणें, ठीक है। तीसरा है, इनकी किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों की तुलना में कम होती है, ठीक है। गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक है एक्स किरणों की तुलना में। ये किरणें मानव शरीर को भेद सकती है, किंतु हड्डियों, धात्विक पदार्थों आदि द्वारा रोक ली जाती है, एक्सरेस, ठीक है। किसके द्वारा रोक ली जाती है? हड्डियों द्वारा रोक ली जाती है और धात्विक पदार्थ द्वारा ये रोक ली जाती है। ये जो एक्स किरणें हैं, एक्सरेस जो है, ठीक है। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इसका उपयोग हम देख लेते हैं। इन गुणों के आधार पर इसका उपयोग चिकित्सा संबंधी जांच, जैसे टूटी हुई हड्डी, शरीर के अंदर बाह्य पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने में, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में, विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में एक्सरेस का उपयोग होता है। यहाँ पर नोट दिया गया है, एक्स किरणें जीवों या सजीव ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं या नष्ट कर देते हैं। एक्स किरणें जो रहती है जीवों या सजीव ऊतकों को हानि पहुंचाते या नष्ट कर देते हैं, अतः इनके अत्यधिक या अनावश्यक उद्भाषण से बचना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक और अनावश्यक उद्भाषण से इसे बचना चाहिए। यहाँ पे प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रतिदीप्ति क्या होती है? प्रतिदीप्ति, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। प्रतिदीप्ति क्या होती है? प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित करता है और छोड़ देता है, ठीक है। जैसे ही आपको ये दिख रहा है ना, चमकदार ये दिख रहा है इस प्रकार से, तो ये अन्य पदार्थ का ये जो है अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित करके तत्काल उत्सर्जित कर देता है। ये प्रतिदीप्ति का गुण उसमें होता है, ठीक है। तो ये प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाते हैं और प्रतिदीप्ति यही होता है, ठीक है। ये प्रतिदीप्ति का जो गुण है वो यही होता है। तो यहाँ पे ये एक्स किरणें जो रहती है, एक्सरेस, ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है और गैमा रेस ये भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। प्रतिदीप्ति संबंधित और चीजें हम देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं जो ये गुण दर्शाते हैं, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन उसी समय तक रहता है अथवा उत्तेजक के हटा लेने पर 10 से 8 सेकंड के अंदर तक रहता है, ठीक है। और ये है 10 से 8 सेकंड तक का काल एक परमाणु की उत्तेजित अवस्था के एक स्वीकार्य अथवा अनुमत संक्रमण यानी अलाउड ट्रांजिशन के जीवन काल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये प्रतिदीप्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट। इन तरंगों की खोज सन 1801 में जे.डब्ल्यू. रिटर ने की थी। इन तरंगों की आवृत्ति 10 की घात 16 हर्ट्ज से लेके 10 की घात 14 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य 10 की घात ऋण 8 मीटर से लेके 10 की घात ऋण 7 मीटर होता है, ठीक है। इनके ये दोनों परास हम देख चुके हैं। इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं पराबैंगनी किरणों की यानी अल्ट्रावायलेट लाइट्स की। सूर्य पराबैंगनी किरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की ओजोन परत द्वारा ये विकिरण अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। जो पराबैंगनी किरणें रहती है पृथ्वी पर आने से पहले ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से निकलती है। इसके गुण देखते हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है। ये किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। इसका उपयोग देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में। दूसरा है फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। तीसरा है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। ये 3 प्रकार से उपयोग हम करते हैं। कौन कौन से? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में, दूसरा है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट वेव्स यानी पराबैंगनी प्रकाश को उपयोग में लेते हैं। दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स क्या है? दृश्य प्रकाश का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1666 में यानी 1666 में
सर आइजैक न्यूटन ने किया था दृश्य प्रकाश का अध्ययन। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा सा भाग होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका एक छोटा सा भाग होता है। इन तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 10⁻12 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 10⁻12 हर्ट्ज इसके बीच होती है, तथा तरंग दैर्घ्य 3.9 गुणित 10⁻7 मीटर से लेके 7.8 गुणित 10⁻7 मीटर। मैं रिपीट करता हूँ, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3.9 गुणित 10⁻7 मीटर से लेके 7.8 गुणित 10⁻7 मीटर इसके बीच होती है इसकी तरंग दैर्घ्य। अब है अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेस। इन किरणों की खोज सन 1800 में विलियम हर्शेल ने की थी। इन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इन तरंगों की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज से लेके 10⁻10 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 7.8 गुणित 10⁻7 मीटर से लेके 10⁻3 मीटर होती है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? ये किरणें गर्म पिंडों और अणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे होती है? गर्म पिंडों और अणुओं द्वारा उत्पन्न होती है अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेस। अतः इन किरणों को ऊष्मीय किरणें यानी थर्मल रेस भी कहते हैं। इसका गुण क्या है? ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं करती है। ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है कि पहला क्या नहीं करती है? फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं करेगी। दूसरा क्या काम करेगी? ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। तीसरा है अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है। इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है इसलिए इनका प्रकीर्णन कम होता है। अतः यह किरणें धुंध और कोहरे में अधिक दूरी तक गमन करती है। जो अवरक्त किरणें रहती है, इंफ्रारेड रेस रहती है, वो धुंध और कोहरे में अधिक दूरी तक गमन करती है। क्यों? क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इसके कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, प्रकीर्णन समझते हैं आप? प्रकीर्णित हो जाती है, प्रकीर्णित प्रकाश फैल जाता है वहां से। ठीक है, आप जब इसके बारे में हम देखेंगे लाइट वाला जो चैप्टर आएगा ना, लाइट वाले चैप्टर में आप इसे विस्तार से देखेंगे। प्रकीर्णन का एक टॉपिक है पूरा। ठीक है, प्रकीर्णित हो जाती है यानी फैल जाती है। इस प्रकार से जो सारी चीजें होती है वो हम देखेंगे प्रकाश वाले टॉपिक्स में। ठीक है, अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे प्रकीर्णन कम होता है इसके कारण, तरंगदैर्घ्य होने के कारण, और यह किरणें धुंध और कोहरे में अधिक दूरी तक गमन करती है। ठीक है, उपयोग हम देखते हैं इसका। इन किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे जब रात में इमेज कैसे कैप्चर करता हूँ, वो छोड़ता है अवरक्त किरणें। ठीक है, वहां पे जो व्हाइट जो लगा रहता है ना, व्हाइट जो लगा रहता है, व्हाइट लाइट जो रहता है, और दिन में व्हाइट दिखता है जो, ठीक है, वो क्या करता है? वो अवरक्त किरणें छोड़ता है। छोड़ के जब वापस आती है, फोटो कैसे बनती है या कोई इमेज कैसे दिखाई देती है? उस वस्तु में जब प्रकाश परावर्तित होकर आता है तब वहां पे या तो हमारी आंखों संबंधित हम देखते हैं, आंखों संबंधित हमारी आंख में रेटिना में चित्र बनता है। ठीक है, इस प्रकार ये चीजें हमको दिखती है। इसी प्रकार यहाँ पे जब सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है तो इन किरणों के उपयोग से अंधेरे में भी इंफ्रारेड रेस की सहायता से हम फोटो लेने में हमें आसानी होती है, या फोटो हम ले पाते हैं। वो किसके कारण होता है? अवरक्त किरणों के कारण। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है? इन किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोहरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए इंफ्रारेड रेस का उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे कोहरे और धुंध में ये अधिक दूरी तक गमन करते हैं, इस कारण। ठीक है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड रेस का यूज होता है। आप देखना, जब रिमोट को देखना, मिरर में लेना, मिरर में ऐसे करना, टीवी आपके सामने रहेगी, या जो भी जिसका भी रिमोट आपको सामने रहेगा, आप आईना में यहाँ पे देखना, ऐसे करके उसको टच करना, कीज दबाना वहां पे, तो आईने में आपको दिखेगा वो जो इंफ्रारेड रेस है ना, आईने पे दिखेगी। ठीक है, वहां पे दिखती है, आप देखना, इसका एग्जांपल आप देखना। ठीक है, जब भी करोगे तो इंफ्रारेड रेस वहां पे टेलीविजन के रिमोट में होती है। ठीक है, टेलीविजन के रिमोट में हम ये वाली रेस यूज करते हैं, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेस। सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे यानी इनकी जो खोज है, इन किरणों की खोज 1888 में 1888 में हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? हर्ट्ज ने। सूक्ष्म तरंगों इंग्लिश में माइक्रोवेव्स की कहते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स। इन तरंगों की आवृत्ति 10⁻10 हर्ट्ज से लेके 10⁻8 हर्ट्ज
कहाँ तक होती है इसकी आवृत्ति 10 की घात 10 हर्ट्ज से लेके 10 की घात 8 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 10 की घात ऋण 3 मीटर से लेके 1 मीटर, 10 की घात ऋण 3 मीटर से लेके 1 मीटर तक होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूबों जैसे मैग्नेटोन, क्लाइस्ट्रॉन आदि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका गुण हम देखते हैं। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों पर ये किरणें विवर्तित नहीं हो पाती है और संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, किरण पुंज के रूप में, संकीर्ण एक छोटी किरण पुंज के रूप में ये आगे बढ़ती है। ठीक, जिससे एक विशेष जिसे इन्हें एक विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। ठीक है, इनको एक विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। इन गुणों कारण इनके उपयोग देखेंगे। इसका मुख्यतः इनका उपयोग हम रडार सिस्टम और दूर संचार में किया जाता है। दूर संचार यानी जो दूर संचार से चीजें हम संबंधित जो चीजें लेते हैं, जैसे टेलीविजन वगैरह है, दूर संचार से संबंधित चीजें इसमें होती है। ठीक है, दूरस्थ संचार में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका? सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, और दूसरा है रडार में हम इसका उपयोग करते हैं माइक्रोवेव्स का। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने हेतु सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के लिए हम माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। और सूक्ष्म तरंगों को हम दूर संचार में इसको और देख सकते हैं, मोबाइल फोन में हम यूज कर सकते हैं, इंटरनेट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो संचार संबंधी जितनी भी चीजें उसमें हम सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। अब रेडियो तरंग है, रेडियो वेव्स। इन किरणों की खोज 1899 में 1889 में मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। इन तरंगों की आवृत्ति 10 की घात 6 हर्ट्ज से लेके 10 की घात 4 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से लेके 10 की घात 4 मीटर होता है। इन्हें बेतार तरंगे भी कहते हैं। बेतार तरंगे, इनमें तार नहीं होती। ठीक है, तरंगे रेडियो तरंगे होती है, इसमें तार नहीं होती। इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। ये तरंगे दोलित्र परिपथ यानी ऑसिलेटरी सर्किट्स के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसके गुण है तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होने के कारण ये तरंगे विवर्तित हो जाती है, इसलिए ये कम दूरी के प्रसारण के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। इनका उपयोग रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो प्रसारण के लिए किया जाता है और टेलीविजन में भी किया जाता है। ठीक है, टेलीविजन में भी किया जाता है और रेडियो प्रसारण में भी किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम यूज टेलीविजन में किसका करते हैं? टेलीविजन में हम यूज करते हैं ज़्यादातर सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का। तो ये जो अभी तक की जो कहानी मैंने बताया उसको ये टेबल के फॉर्म पे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। तो यदि आप इसको याद करना चाहते हैं, एक शॉर्ट प्रिसाइज वे में इसका नोट्स बनाना चाहते हैं या कुछ और, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं या फिर इसको प्रिंट करा के आप दीवार में छपवाना चाहते हैं, उसके लिए ये टेबल बना दिए गए आपके लिए। और यहाँ पे आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, बार बार इसे देखिए। इन सारी जो चीज़ें विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें आप ये चार्ट आप रखिए। आपको मैंने समझा तो दिया हूँ सारी चीज़ें, अब आप ये चार्ट रखिए। ये चार्ट रखने के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों संबंधित सारी चीज़ें इसमें आ गई है। ठीक है, खोज करता, ये देखिए यहाँ पे खोज करता है तरंग दैर्ध्य की परास या आवर्ती की परास उपयोग, ये सारी चीज़ें तो हमने वहाँ पे देखें। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज नहीं है, उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति यहाँ पे नहीं है, तो उत्पत्ति आप वहां से देख लेना, यहाँ पे और ऐड कर लेना, एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेना, वहां पे लिख लेना उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हैंडी और बहुत ही शॉर्ट नोट हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप इसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर, ये अंतर हम देखेंगे। अंतर का माध्यम होगा अंतर का आधार होगा माध्यम होगा, दूसरा होगा तरंग का वेग होगा, दाब परिवर्तन होगा और तरंग की प्रकृति। इसके आधार पे हम इस विद्युत चुम्बकीय तरंगे और ध्वनि तरंगों में अंतर देखेंगे। विद्युत चुम्बकीय किरणों के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि माध्यम के तौर पे हम बात करें, माध्यम के अनुसार हम बात करें, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम टेलीविजन में जो रेस आती है, ठीक है, वो कहाँ से आती है? वो हमारे सैटेलाइट जहाँ पे सैटेलाइट लगे वहाँ से टकरा कर ये वापस आती है, या वहाँ से ये आती है हमारे टेलीविजन पे। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या अंतरिक्ष में वातावरण है? नहीं है। एक स्तर के बाद हाँ, जो वातावरण है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे
माध्यम माध्यम नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है, तो वहाँ पे विद्युत चुम्बकीय किरणों के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों संबंधित है। और यहाँ पे ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम ना हो तो हम वहाँ पे बात नहीं कर सकते। जैसे अंतरिक्ष में हम बात करें, स्पेस में वातावरण नहीं होता है, तो हम वहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे किसी जब तक किसी यंत्र को ना लगा लें, ठीक है। या फिर हम देखते हैं किसी बंद कमरे में, ठीक है, या कांच के अंदर हम हैं और यहाँ कोई बाहर व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति कांच के अंदर बाहर व्यक्ति खड़ा, तो यहाँ पे माध्यम नहीं है, माध्यम बाधित हो गया, तो यहाँ पे भी आवाज़ नहीं आती। तो ध्वनि तरंगों और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में माध्यम के अनुसार अंतर यही है, ठीक है। तरंग का वेग हम देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसको हम बोलेंगे ये है 30,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसको बोलेंगे। 3 × 10⁸ मीटर को हम इसके रूप में हम दर्शाएंगे। एक मिनट फिर से कर लेते हैं। तरंग के वेग के आधार पे हम इन पे डिफरेंस करेंगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और ध्वनि तरंगों का वायु में वेग, ठीक है, 343 मीटर पर सेकंड अथवा 0.330 किलोमीटर पर सेकंड होता है। दाब में परिवर्तन के अनुसार इसमें देखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के समय दाब परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जबकि ध्वनि तरंगों के संचरण के समय दाब परिवर्तन होता है। तरंगों की प्रकृति देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव्स है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। कॉस्मिक रेस, अगला टॉपिक है कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस क्या होती है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न नहीं होती है। कॉस्मिक किरणें सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा युक्त विकिरण है। ये ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। क्या होती है? देखो, पहले तो ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न नहीं होती है। उसी के जैसे होती है कॉस्मिक किरणें सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा युक्त विकिरण है, और ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये टॉपिक सारे जो कवर हमने किए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पे जो तरंगों के प्रकार है, ठीक है, तरंगों के प्रकार संबंधित यहाँ पे यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उससे संबंधित सारी चीजें हम देख चुके हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य सारी चीजें पढ़ चुके। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सारे प्रकार पढ़ चुके हैं, एक्सरेज, गामा रेज, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो तरंगों और ध्वनि संबंधित ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो ये हम 4 टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा जरूरत है, जो भी MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक का पूरा आपको अधिकार है, यूट्यूब ने आपको अधिकार दे रखे हैं। और डिसलाइक क्यों किया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उससे हम अगले वीडियोस में उसका सुधार कर सकें यदि कोई कमी हो तो। और अपने जो भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उसका हम जरूर बहुत जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।